नमस्कार मित्रों। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण हस्ती के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक महत्वपूर्ण और वो हस्ती हैं, हस्ती के बारे में भारत की महत्वपूर्ण कुछ लेखिका और विश्व विख्यात रचनाकार इंदिरा गोस्वामी जी। हमारे कुछ और साथी जुड़ जाएं, इसके बाद इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है स्मिता पीएस जी, देवांशु जी और हमारे वे साथी जो मुझे अभी भली भांति दिख नहीं पा रहे हैं। मित्रों, इंदिरा गोस्वामी, स्वागत है देवांशु पाल जी, भारत की एक ऐसी बड़ी लेखिका रहीं जो अपने स्वभाव से बेहद नम्र और मिलनसार और एक प्लेजेंट पर्सनालिटी की मालकिन रही। स्वागत है भगवान दास मोरवाल जी। किसी भी रचनाकार का यूं समावेशी व्यक्तित्व का होना और खास तौर से जब वह इतना ऊपर से सुखद और हंसमुख व्यक्तित्व लगे तो हमें यह देखकर अच्छा तो लगता ही है और हम बहुत जल्द उनके साथ अपना एक रागात्मक संबंध बना लेते हैं। मगर धीरे धीरे जब हम उनके संघर्षों को जानते हैं तब पाते हैं कि उसकी यह सरलता या उसका यह मिलनसार या खुश मिजाज व्यक्तित्व दरअसल में कितने संघर्षों के बीच है। तब उनके प्रति हमारा वह आदर और घनीभूत हो उठता है। इंदिरा गोस्वामी जी के साथ मेरा कुछ ऐसा ही अनुभव रहा। स्वागत है जयश्री राय जी। और यह एक संयोग की बात रही कि उनसे कई बार मुलाकातें हुई। आप सभी जानते हैं कि उनका जन्म 14 नवंबर 1943 को हुआ और उनकी मृत्यु 29 नवंबर 2011 को हुई। जन्म और मृत्यु दोनों ही असम में उनकी हुई। आज उनकी पुण्यतिथि है, तो इस अवसर पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं और अपने इस वक्तव्य के माध्यम से उन्हें अपनी आदरांजलि प्रस्तुत करता हूं। उनसे कई मुलाकातें हुई। जनसत्ता के एक बड़े कॉलम जो ऊपर से नीचे तक एक पृष्ठ का हुआ करता था, अपरोक्ष, उसमें उनका सुदीर्घ इंटरव्यू लिया। उस सिलसिले में 2-3 बार मिलना हुआ। बाद में जब वह इंटरव्यू आया तब उन्हें देने भी गया। उन्होंने कुछ फोटोग्राफ भी दिए, जो 1-2 तो हमने अखबार में दिए और 1-2 आज भी मेरे पास हैं। एक चित्र उनके साथ उस समय का मेरे पास है। बाद में जब 2002 में
मेरी पहली पुस्तक नदी के पार नदी छप रही थी, तब उसके ब्लर्ब के लिए भी मैंने उनसे अनुरोध किया और वो सहर्ष उस अनुरोध को मान गई और बड़े ही मन से अंग्रेजी में लिखकर उन कविताओं पर अपनी टिप्पणी, अपना ब्लर्ब हमें दिया। मैंने उनके उस अंग्रेजी में लिखित ब्लर्ब का हिंदी में अनुवाद किया, जो मेरी किताब नदी के पार नदी पर वहाँ पे उपलब्ध है। यह किताब 2002 में नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से आई थी। इस तरह से उनसे मुलाकात के कई सिलसिले हैं और वो जहाँ रहती थीं छात्रा मार्ग पर नॉर्थ कैंपस में दिल्ली में, मैं भी उन दिनों वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए और वहाँ पर नॉर्थ कैंपस में रहते हुए तिमारपुर के आसपास रहा और उनसे जब तब मुलाकात हो जाया करती थी। वो आर्ट्स फैकल्टी में प्रथम मंजिल पर उनका एक विभाग है दिल्ली विश्वविद्यालय का, आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, वहाँ वे अध्यापन करती थीं और कभी जब उस तरफ जाना होता था तो उस विभाग में भी उनसे मुलाकात हो जाया करती थी। मेरा यह आलेख उसी इंटरव्यू पर आधारित है और उनके साथ जुड़े जो कुछ संस्मरण हैं उस पर केंद्रित है। मैंने अपने इस आलेख का शीर्षक दिया है इंदिरा गोस्वामी सामाजिक समस्याओं को चित्रित करती और रूढ़ियों के खिलाफ वाणी देती एक समर्पित और सच्ची लेखिका। मित्रों, इंदिरा गोस्वामी भारत की एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे रचनाकार हैं जिनके प्रशंसक भारत से बाहर भी बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। हम जानते हैं कि उनका ज़्यादातर लेखन असमिया भाषा में हुआ है और उनके लिखे के अनुवाद अंग्रेजी, हिंदी सहित कई भाषाओं में हुए हैं। मैंने उनसे भेंट की, विभिन्न मुलाकातों का भी जिक्र किया और अब उससे आगे बढ़ते हुए कुछ और बातें करता हूँ। जब पहली बार उनके आवास पर जाना हुआ, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों को प्रदत्त स्टाफ क्वार्टर है छात्रा मार्ग पर, उन्हीं में वो रहा करती थीं और जैसे ही आप उनके घर में प्रवेश करेंगे तो एक कलात्मक सुरुचिपूर्ण साज सज्जा हमें देखने को मिलती है। दीवार पर मोनालिसा की एक पेंटिंग थी और बीच में एक दो और पेंटिंग और फिर उनकी भी एक बड़ी गोल सी तस्वीर वहाँ लगी हुई थी और बहुत ही सुरुचिपूर्ण साज सज्जा जिसमें असमिया संस्कृति की छवि और कुछ दूसरे प्रतिबिंब भी आप देख सकते हैं। और जितनी जगह थी किताबों के लिए, उसके अतिरिक्त जो अलमारी, जो रैक पुस्तकों के उपलब्ध थे, उनके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें थीं जो साफ सुथरे फर्श पर रखकर दीवार से टिकाकर रखी हुई थीं और वे जब तब उनका अध्ययन किया करती थी। मित्रों, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित मास्टरपीस ऑफ इंडियन लिटरेचर के पहले खंड में इंदिरा जी को समकालीन
असमिया साहित्य की एक बड़ी लेखिका बताया गया है। 1983 में ही उनके उपन्यास मामरे धरा तरोवाल, यह असमिया नाम है जिसका हिंदी में अनुवाद जंग लगी तलवार होगा, उनके इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी ने उनके एक दूसरे उपन्यास दक्षिण कामरूप की गाथा को क्लासिक का दर्जा दिया है। यह किसी भी रचनाकार के लिए बहुत बड़ी बात है। दक्षिण कामरूप की गाथा, वे मूल रूप से यहीं की रहने वाली भी थी। स्वागत है वीणा करमचंदानी जी। उनके इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद द सागा ऑफ साउथ कामरूप के नाम से प्रकाशित हुआ। 1988 में इसी कृति पर उन्हें असम का सबसे बड़ा सम्मान साहित्य सभा सम्मान प्राप्त हो चुका है। स्वागत है महेश दर्पण जी। आप लिख रहे हैं, इंदिरा जी से मिलकर बड़ा अच्छा लगता था, आपने उन्हें याद किया, यह जरूरी था। मामोनी रायसम की मधुर स्मृति मुझे मेरी पत्नी के भाई दिनेश द्विवेदी के कारण है। बात हो रही थी महेश जी से, दिनेश जी ने कैसे उनकी कुछ कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया और हम सभी तक पहुंचाया। दिनेश द्विवेदी एक साथ कई तरह से सक्रिय हैं और हम सब के लिए यह हर्ष का विषय है। असम में कार्बी आंगलोंग के जिला मुख्यालय डीफू में अरसे से रह रहे हिंदी अंग्रेजी के लेखक उदय भानु पांडे इंदिरा गोस्वामी और उनके लेखन के बारे में बताते हैं। कोट, असम के लेखकों में सबसे ज्यादा मैं डॉक्टर मामोनी रायसम गोस्वामी इंदिरा गोस्वामी को ही पढ़ सका हूं। उन्होंने मुझे बड़ी बहन का सा स्नेह और प्रोत्साहन दिया। यह भी एक देखिए कैसा भारत का अपना एक सांस्कृतिक साहित्यिक पुल है कि बलरामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले उदय भानु पांडे की कर्म भूमि असम बनी और असम की रहने वाली इंदिरा गोस्वामी जी की कर्म भूमि दिल्ली बनी और दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे। उनकी साहित्यिक और सामाजिक सफलता और सम्मान से जलकर कई कुरुचिपूर्ण जिह्वाएं विश्वमन करती रहीं, किंतु उन्होंने विभत्स हुए बिना जितनी निडरता से लिखा वह बेजोड़ है। वे एक सम्मानित और रईस परिवार से थीं, अपने से अधिक दूसरों के लिए जीती रहीं। उन्हें अपनी पुस्तकों से प्राप्त रॉयल्टी और वेतन से जो कुछ मिला उससे अपने पैतृक गांव में एक अस्पताल बनवाया। चीर युवावस्था में विधवा हो जाने के बावजूद उन्होंने विवाह नहीं किया। उनका गद्य निर्मल और अज्ञेय वर्मा के स्तर का है और किस्सा गोई में वे सोबती के समकक्ष हैं। इंदिरा गोस्वामी के पिता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और असम शिक्षा सेवा के अंतर्गत डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन थे। उनके पूर्वज बड़ी जागीर के मालिक और हाथी नशीन थे। इसी विषय वस्तु को लेकर उन्होंने सामंती अपचय पर केंद्रित अपना उपन्यास दंतियल हाथी का घुन खाया हौदा, जिसे असमिया में उइये खुबा दंताल हातिर हौदा कहते हैं, लिखा था। इस उपन्यास का भी संसार की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यह शानी के काला जल से भी आगे का है। भय और राग से मुक्त निस्संग लोग ही ऐसी
सशक्त कृतियों को जन्म दे सकते हैं। उनके पात्र सजीव, जीवंत और स्वतंत्र रूप से अपना विकास करते हैं। वे आदर्श प्रस्तुत यानी आइडियलाइज्ड कतई नहीं है। वे निर्भीक होने के बावजूद अपनी कृतियों को हॉट केक नहीं बनाती। उनकी भाषा किसी परफेक्शनिस्ट की भाषा है और उनका व्यक्तित्व करुणा से ओतप्रोत था। वे जितनी खानदानी थीं उतनी ही सरल। अनकोट। जैसा कि पहले भी चर्चा हुई कि उनका जन्म 14 नवंबर 1943 को गुवाहाटी में हुआ और मृत्यु भी आज ही के दिन 29 नवंबर 2011 को गुवाहाटी में ही हुई। असमिया, अंग्रेजी, हिंदी सहित उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। कहानी, उपन्यास, शोध, आत्मकथा आदि कई विधाओं में वे निरंतर सक्रिय रहीं। उन्होंने तुलसीदास के रामचरितमानस की कंदली रामायण के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया। इसी अध्ययन पर आधारित उनका शोध ग्रंथ रामायण फ्रॉम गंगा टू ब्रह्मपुत्र 1996 में प्रकाशित हुआ। हमारे कुछ और साथ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। उनके जो कुछ दूसरे महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, चेनाबेर स्रोत, चेनाब की धारा, उसी को हिंदी में कहेंगे, अहिरन, नीलकंठी ब्रज, छिन्नमस्ता, मामरे धरा तरोवाल, दक्षिण कामरूप की गाथा, दाताल, हातीर उबे, खोवा हावदा, तेज अरु धूली, धूसरित पृष्ठ आदि। उनके कहानी संग्रह हैं चिनाकी मरम, कईना, हृदय एक नदीर नाम, प्रिय गल्पो। उनके उपन्यास दक्षिण कामरूप की गाथा पर धारावाहिक भी बन चुके हैं। उनकी कहानी खाली संदूक पर एक टेलीफिल्म भी बनी है। उन्हें असम साहित्य सभा पुरस्कार, भारत निर्माण पुरस्कार क्रमशः 1988 एवं 1989 में तथा 1992 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से सौहार्द पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 1996 में क्रमशः 1996 एवं 1999 में उन्हें क्रमशः कमल कुमारी फाउंडेशन पुरस्कार एवं अंतर्राष्ट्रीय तुलसी पुरस्कार फ्लोरिडा यूएसए से भी प्राप्त हुआ। वर्ष 2010 में उन्हें असम रत्न सम्मान से भी विभूषित किया गया। सन 1970 से लेकर अपनी सेवानिवृत्ति तक वे दिल्ली विश्वविद्यालय के आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में अध्यापन करती रहीं। तुलनात्मक भारतीय साहित्य में विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च अध्ययन और शोध के लिए काफी कम जगह है। इसका उन्हें हमेशा मलाल रहा। इस समस्या को इंदिरा जी एक गंभीर समस्या मानती थीं, खास तौर से उच्चतर अध्ययन के क्षेत्र में। उन्होंने अपने इंटरव्यू में मुझसे यह बात कही थी कि निश्चित रूप से इस क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन, भारतीय साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में काफी काम करने की गुंजाइश है। अव्वल तो ऐसे कामों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था नहीं है। वे आगे कहती हैं, कोट,
अगर हरेक राज्य इसके लिए 2-3 छात्रवृत्तियां भी रखें तो काफी काम संभव हो सकता है। नए लोग भी रुचि दिखाएंगे। अभी तो दिल्ली विश्वविद्यालय के आधुनिक भारतीय भाषा विभाग की स्थिति ऐसी है कि ज्यादातर लोग डीटीसी पास बनवाने या किसी तरह छात्रावास प्राप्त करने के लिए इस तरह के पाठ्यक्रम में नामांकन करा लेते हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न साहित्य विभागों में तुलनात्मक अध्ययन को अनिवार्य बनाने की जरूरत है। असम में आप असमिया और अंग्रेजी साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। बाकी जगहों पर भी ऐसे अध्ययन को प्रतिष्ठित और लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। अनकोट। मित्रों, इंदिरा गोस्वामी साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर लंबे समय तक काम करती रही और दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में इसका अध्यापन भी करती रही। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस और माधव कंदली के रामायण का तुलनात्मक अध्ययन किया, जो उनकी पीएचडी का विषय भी रहा। इन दोनों रामायण में मोटे तौर पर परिलक्षित फर्क को लेकर वे कहा करती थीं, कोट, दोनों की मुख्य कहानी में कम फर्क है। हां, कंदली रामायण में असमिया समाज काफी उभर कर आया है। माधव कंदली ने बराही राजा, जो एक जनजातीय वहां के राजा थे, कि राज्यसभा में रहकर वह रामायण लिखी। इसमें कबायली प्रभाव आ गया है। यहां स्त्रियों की जागरूकता और एकता का आलम यह है कि राम के वनवास की खबर सुनकर वे मंत्री के खिलाफ इकट्ठा हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि सुमंत ने ऐसा करने के लिए घूस ली है। बाद में वे अपने पतियों को पीटने लगती हैं कि तुम लोग राम को जाने से रोक क्यों नहीं पाए। तुलसी रामायण में ऐसी जागरूकता का अभाव है। उत्तरकांड में वहीं हम नारी का पतन देखते हैं। दोनों कवियों के युग में अंतर है। फिर तुलसीदास बहुत सुखी नहीं थे, इसलिए उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन है। हिंदू समाज में हो रहे पतन को भी वहां चित्रित किया गया है। हां, तुलसी की भाषा से मैं बहुत मुग्ध हुई। उनके यहां दीर्घ और अनूठे रूपक एपिक सिमिली बांधे गए हैं। उनमें भाषा का संयम ऐसा है कि प्रगाढ़ सौंदर्य वर्णन में भी एक सुकुमारता और मर्यादा दिखती है। माधव कंदली ने मंथरा को काफी शक्तिशाली दिखाया है। राम के वनवास के बाद मंथरा कई प्रकार के गहनों से खुद को सजाती हैं और भरत के आगे उनकी उपपत्नी बनने का गुप्त रूप से प्रस्ताव रखती हैं। कैकेयी की हम उम्र दासी से उसके ही बेटे के आगे ऐसा प्रस्ताव रखवाना कंदली की इस पर काफी निंदा हुई, जो इसके रचनाकार रहे। लोग इन साधारण बातों में मजा लेते हैं। कंदली ने संभवतः यह सोचकर ऐसा किया होगा। कंदली के हनुमान तुलसी के हनुमान की ही तरह काफी तेज हैं। जब वे लंका जाते हैं तो यह सोचकर कि राम को भी यहां आना है,
रास्ते में पड़ने वाले सभी गड्ढों को वे भर देते हैं। सीता का पता लगाने के लिए रावण के महल में घुसकर सभी स्त्रियों का मुंह सूंघते हैं। जिस स्त्री के मुंह से शराब की गंध नहीं आएगी, राक्षसनियों के बीच वही सीता होगी। अपनी तर्क बुद्धि से वे सहज निष्कर्ष निकालते हैं। इंदिरा जी आगे लिखती हैं, असमिया भाषा 13वीं शताब्दी से लिखित रूप में आती है और 14वीं शताब्दी में माधव कंदली की भाषा इतनी सुंदर और समृद्ध बन पड़ी है। इससे कंदली के सामर्थ्य और असमिया की संभावना दोनों का पता चलता है। अनकोट। इंदिरा जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रिंसिपल प्रिंस क्लाउस लॉरेट पुरस्कार, डच सरकार, असम वैली अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जा चुका है। बीबीसी को उन्होंने एक बार इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने सूफिया शानी से अपने दिल के उद्गार को व्यक्त करते हुए कहा था, सम्मान और पुरस्कार के लिए मैंने कभी नहीं लिखा, बल्कि सच यह है कि लेखन मेरे लिए ऐसा है जैसे रगों में बहता लहू। इसी वार्ता में जो मुझसे उनकी हुई थी, आगे वे दिल्ली और असम के बीच की आवाजाही को स्पष्ट करती हैं और कहती हैं कि मैं रहती दिल्ली में हूं, दिल्ली ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मेरी आत्मा असम में बसी हुई है। वहां की हर समस्या से मैं जुड़ी हुई हूं। इस बीच कुसुम जी दिखी थी। स्वागत है कुसुम भट्ट जी। मित्रों, इंदिरा गोस्वामी के उपन्यासों मसलन नीलकंठी ब्रज, दक्षिण कामरूप की गाथा में विधवाओं की दारुण अवस्थाओं का चित्रण है। उनकी आत्मकथा जिंदगी कोई सौदा नहीं, जिसे असमिया में आधा लेखा दस्तावेज के नाम से जाना जाता है, तो उनकी आत्मकथा जिंदगी कोई सौदा नहीं को मैंने और उनके कुछ दूसरे उपन्यासों को उनसे बातचीत करने से पूर्व मेरा पढ़ना हुआ था, और मैं कहूं तो उनकी इस आत्मकथा ने और उनके उपन्यासों ने मुझे अंदर तक प्रभावित किया। मैं उनके संघर्षों को जान समझ पाया। उनकी कई कृतियों में विधवाओं की जीवन परिस्थितियों का विस्तार पूर्वक उल्लेख आया है। हम जानते हैं कि उन्होंने स्वयं भी वैधव्य की पीड़ा और समाज के कई सारे ताने सहे थे। इस पृष्ठभूमि में उनके द्वारा चित्रित ये सारे चित्रण प्रामाणिक और एक लेखक के लिए अनिवार्य हो उठते हैं। वे बताती हैं, कोट, दक्षिण कामरूप की गाथा में असम में 1940 से 1947 के दौरान घर के अंदर रहने वाली विधवाओं के दुखों का वर्णन है। असम में विधवा होते ही निरामिष होना पड़ता है। सफेद कपड़े पहनना और घर के अंदर तो रहना ही पड़ता है। खाना भी ज्यादातर एक बार ही मिलता है। विधवाएं मसूर का दाल, प्याज आदि नहीं खा सकती। विधवा विवाह तो था नहीं, लोग इसका फायदा उठाया करते।
रिश्तेदार जमीन हड़प लेते। नीलकंठी ब्रज में पूर्वी बंगाल से वृंदावन आई विधवाओं की आंखों देखी कारुणिक और विभत्स स्थिति को उसकी पूरी सच्चाई के साथ उभारा गया है। 80% राधेश्यामी विधवाएं यहां गरीबी से तंग आकर पहुंचती थीं, तो 20% श्रद्धावश अपनी इच्छा से। 1972 में सुबह शाम भजन करके किसी तरह ये 1 रुपया कमा लेती थी। 30 रुपए में कैसे महीने का गुजारा होता होगा, सहज कल्पना की जा सकती है। तिस पर मरने के बाद दाह संस्कार की चिंता। इस चिंता से उबारने का सब्जबाग दिखाते पंडा लोग पूरे वृंदावन में जगह जगह भांग खाकर बुढ़िया विधवाओं तक से छेड़खानी करते लफंगे। क्या क्या बताऊं, मरे हुए सेठ के शरीर पर भिनभिनाती मक्खियां, उससे फैलती बदबू और चंद सिक्कों की खातिर अंतिम संस्कार होने तक उसके चारों ओर प्रभु स्मरण करती हुई विधवाएं। अजीब सा रिवाज था। इस बाबत एक बार मैंने एक स्थानीय विधायक से बात की थी। उसका टका सा जवाब था, यह पश्चिम बंगाल सरकार की समस्या है, हम कुछ नहीं कर सकते, अनकोट। साथियों, इंदिरा गोस्वामी की भाषा में प्रकृति के उपादानों के लिए बड़े विभत्स और कुछ दुर्लभ से सामने आते हैं। महिला लेखन आमतौर पर ऐसे बिंबों से बचता है। इस अर्थ में वे निश्चय ही उस प्रचलित परिधि से बाहर आती हैं। ऐसे उपमान चुनने की क्या वजहें हैं? जब मैंने यह बात उनसे पूछी तो उनका जवाब था, प्रकृति भाषा का एक बड़ा उपादान है। अपनी संवेदना और शब्द को शक्ति देने के लिए कोई लेखक प्रकृति को लेकर आता है। मैं तो बचपन से ही डिप्रेशन में रहती थी। पिता को इतना चाहती थी कि हरदम उनकी मृत्यु का ख्याल आता था। डर ऐसा कि उनसे पहले खुद मर जाना चाहती थी। आखिर पिता एक दिन चले ही गए। पिता के जीवित रहते मेरे विवाह के लिए कुछ बड़े अच्छे प्रस्ताव आए थे, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, सबने मुंह फेर लिया। मां ने कई जगहों पर अच्छे लड़के देखकर बात चलाई थी, मगर उनका हर प्रयास विफल हो रहा था। ज्योतिषी भी कुछ ऐसे ही थे। नवग्रह मंदिर के एक पंडित ने तो मेरे सामने ही मां से कह दिया था, इस लड़की की शादी करने से बेहतर है इसके 2 टुकड़े करके नदी में फेंक दो। हालांकि बाद में उसी ज्योतिषी ने मुझे काफी उत्साहित किया और मुझ में अध्यवसाय की ज्योति देखी। वे आगे बोलती हैं, मेरे पति माधवन रायसम की जब जीप दुर्घटना में मृत्यु हुई, तब मेरी शादी के 1.5 वर्ष भी नहीं हुए थे। उनके साथ बिताए वे थोड़े से पल मेरे स्वर्ण काल थे। उसके बाद तो मैं आकाश की ओर देख नहीं पाती थी। जब कभी देखती तो बादल मुझे कोढ़ी के
चकत्ते जैसे दिखते। आकाश में जगह जगह मुझे धब्बे दिखाई पड़ते, बलात्कार के बाद छोड़ दी गई स्त्री के कपड़े पर फैले खून के धब्बे सदृश। कभी मुझे लगता आकाश हमारे सिर पर उसी तरह लटका है जिस तरह कसाई के यहां कटे हुए बकरे का लोथ लटका हुआ होता है। सोचती यह वही आकाश है और उसके रंग हैं जिसे माधवन के साथ राजस्थान और कश्मीर के सुदूर इलाकों में रहते मैं घंटों निहारा करती थी। जैसा भी ख्याल आता लिखती जाती। इतने मोर्चों पर उजड़ी, लेकिन बार बार इस लेखन ने मुझे बसाया। स्वागत है उदय भानु पांडे जी, तस्नीम जी। वे आगे लिखती हैं, मैं शब्दों के संसार में अपनी ही कहानी लिखकर अपने ही दुख से मुक्त हुई। अकेलेपन का रोना रोने के बजाय उसे अभिव्यक्ति और सार्थकता प्रदान करने की कोशिश की। अनकोट। मित्रों, मुझे लगता है कि ऐसी ही स्थितियां या ऐसे ही मनोभाव हम सभी लेखकों के होते हैं और अपने अपने लेखन से जुड़ी जो हमारी अंतर कथाएं हैं कुछ कुछ ऐसी ही होती हैं, जिसका जिक्र अभी इंदिरा गोस्वामी जी अपने उस इंटरव्यू में कर रही थी। इंदिरा गोस्वामी के 3 उपन्यासों मामरे, धरा, तरोवाल, चेनाबेर स्रोत और अहिरन में पुल निर्माण कार्यों के जोखिम, कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मातहत काम करने वाले इंजीनियरों और ज्यादातर मजदूरों के शोषण आदि का चित्रण हम पाते हैं। मामरे, धरा, तरोवाल उपन्यास में श्रमिकों की मजबूरी और बदहाली से जुड़ी दारुण स्थितियों को बड़े ही भावप्रवण रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्रमिकों को हड़ताल के लिए कौन उकसाता है और उससे किस तरह उसकी दैनंदिन हालत बद से बदतर होती चली जाती है, पूरी कथा हम इस उपन्यास में विस्तार से देख पाते हैं। तमाम विपरीत स्थितियों में जीते हुए और हाशिए पर रह रहे इन मजदूरों को इन सब के बावजूद अपने श्रम पर भरोसा है। श्रम की इस महत्ता से ही आशा की किरणें फूटती हैं। उनमें और उनके परिवारों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करके, उन्हें जागृत करके और शोषण के दुष्चक्र से निकल बाहर आने की उनमें यथोचित चेतना भरकर उन्हें आदर युक्त और शोषण मुक्त जीवन प्रदान किया जा सकता है। हालांकि यह यात्रा लंबी है, मगर इस उपन्यास में हम श्रमिकों के भीतर आत्मसम्मान और आत्ममर्यादा की भावनाओं को उठते हुए देखते हैं। इस अर्थ में यह उपन्यास कहीं न कहीं बदलते हुए वक्त की आवाज को भी सुन रहा है। यह किसी भी बड़े लेखक की ताकत है कि वह समाज के ऐसे परिवर्तनों पर अपनी नजर रख सके और उसके लेखन में वे परिवर्तन दृष्टिगोचर हो सकें। कंस्ट्रक्शन साइट पर कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं पर बात करते हुए इंदिरा गोस्वामी ने मुझसे कहा कि चेनाबेर स्रोत 1966-67 की कहानी है। तब कोई यूनियन नहीं थी। बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाती और लोगों तक बात को पहुंचने ही नहीं दिया जाता।
कोई विरोध नहीं, कोई प्रदर्शन धरना नहीं, अधिकार चेतना से बिल्कुल शून्य। जब मर्जी जिसको निकाल दिया भूखों मरने के लिए। यूनियन 1970 में बनी। पहले उसका शक्तिशाली और क्रमशः बाद में शिथिल और समझौतावादी होता रुख दोनों मैंने देखे। मामरे धारा तरोवाल को पूरा करने के लिए मैं रायबरेली के उस साइट पर 6 महीने रही और सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मैंने बेबस मजदूरों को अपने भ्रष्ट नेताओं द्वारा दिग्भ्रमित होते हुए देखा, जो मालिकों के आगे जूते चटकाते फिरते थे। सांगठनिक रूप से उन्हें मजबूत और ईमानदार होने की जरूरत है। अनकोट। साथियों, इंदिरा गोस्वामी ने काफी मेहनत और शोध से अपना उपन्यास छिन्नमस्तार भानुधरो, जिसे आप हिंदी में छिन्नमस्ता के नाम से पढ़ते हैं, उसकी रचना की। इसे लिखते हुए उन्होंने देवी पीठ कामाख्या के इतिहास एवं लोक गाथाओं को खंगाला। हम जानते हैं कि यह उपन्यास पहले धारावाहिक रूप में असमिया पत्रिका गरीयसी में प्रकाशित हुआ। इसमें आंचलिकता का पुट जो है इस उपन्यास को कुछ खास और चटख रंग प्रदान करता है। इसके मुख्य पात्रों द्वारा पशु बलि की परंपरा को रोकने के लिए कई उपक्रम किए जाते हैं और इसके लिए उन पात्रों की ओर से इंदिरा जी ने कुछ तर्क भी दिलवाए हैं। मैं उस उपन्यास के एक अंश को यहां पढ़ता हूं। छिन्नमस्ता के सन्यासी बलि प्रथा का विरोध करते हैं। वे हर समय जोर देकर बोलते हैं, मां छिन्नमस्ता, मां तुम रक्त वस्त्र उतार दो, मां मां। एक उदाहरण और देखिए। छिन्नमस्ता के सन्यासी के लिए प्रतीक्षारत भक्तों ने एक साथ कहा, रक्त को त्याग दो, फूलों से देवी की पूजा करो, फूलों में ज्यादा शक्ति है, रक्त को त्याग दो मां, फूलों से जगजननी के पैर धुलाओ, फूलों की पंखुड़ियों में मनुष्य हृदय छुपा रहता है, मनुष्य की अदृश्य आत्मा को फूल ही सुगंधित बनाए रखते हैं, रक्त को त्याग दो, पुष्पों से देवी माता की पूजा करो। यह एक अंश उनके उपन्यास छिन्नमस्ता से। यहां हम देखते हैं कि परस्पर विरोधी विचार वालों के बीच संघर्ष होता है। इसके साथ कई दूसरे प्रसंग भी चलते हैं। किशोरी विधिवाला के एक उम्र दराज और बाल बच्चेदार व्यक्ति से विवाह हो जाता है। उसका प्रसंग भी इनमें से एक है। रूढ़ियों और जड़ परंपरा से आबद्ध उसके पिता ही किशोर विधिवाला के साथ ऐसा करते हैं। उसके साथ उसके पिता द्वारा की गई इस जोर जबरदस्ती को पशु बलि के समरूप ही इंदिरा जी दिखलाती हैं। यहां लेखिका ने बड़े व्यवस्थित और संतुलित रूप में इस मुद्दे को उठाया है। कह सकते हैं कि यह अपने हिसाब से एक संवेदनशील लेखक की ओर से अभिव्यक्ति है। ऐसे में वे बलि के लिए चढ़ाए जाने वाले पशुओं की कातरता का भी भावप्रवण चित्रण करती हैं। मैं यहां एक प्रसंग आप सभी मित्रों के लिए रखना चाहता हूं उसी उपन्यास छिन्नमस्ता से। रत्नधर हाथ के नाखून से जमीन कुरेदने लगा, उसके मुंह से झाग निकलने लगा, वह गला फाड़कर चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो,
बलि देने के लिए लाया गया है। ओफ ओफ, वह वध स्थल में जाना नहीं चाहता है। डर के मारे उसकी विष्ठा निकल गई है। ओह ओह, उसकी आंखें देखो, उस पर रहम खाओ, रहम खाओ उस पर। वह मरना नहीं चाहता है, उसे मुक्ति नहीं चाहिए। उसे घसीट कर इस तरह मुक्ति देने की जरूरत नहीं है। पकड़ो पकड़ो, वह जिंदा रहना चाहता है। देवी माँ की बनाई हुई इस हरी भरी धरती पर वह जिंदा रहना चाहता है। पकड़ो पकड़ो। रत्नधर के सीने में जैसे भैंसा के खुर की खट खट आवाज गूंजने लगी। उसकी देह के रक्त प्रवाह के साथ यह शब्द मिलकर एक हो गया। तो इस तरह से हम पाते हैं कि इंदिरा गोस्वामी की रचनाओं में कई सामाजिक विसंगतियों को लेकर और कई अन्य राजनीतिक पारिवारिक समस्याओं पर केंद्रित विषयों पर बड़े ही स्पष्ट रूप में और खुलकर बातचीत की गई है। उन विषयों को उनके यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यही कारण है कि उनके साहित्य पर चर्चा देश विदेश के विभिन्न हिस्सों में होती है। दिल्ली से लेकर असम तक और देश विदेश के अन्य हिस्सों में भी वे लगातार सक्रिय रही, पढ़ी जाती रही। असमिया में लिखी उनकी सारी रचनाएं आज हिंदी के अतिरिक्त पंजाबी, अंग्रेजी, मलयालम, तेलुगु कई भाषाओं में हम पढ़ सकते हैं। और इन भाषाओं के लेखकों के साथ भी उनका एक निरंतर संवाद बना रहा। वे हिंदी में फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल को और भीष्म साहनी के तमस को काफी पसंद किया करती थी। पंजाबी में सोहन सिंह शीतल का युग बदल गया और अमृता प्रीतम का पिंजर उन्हें काफी प्रिय था। दक्षिण भारत की बात करें तो वहां शिवराम कारंत और शिवशंकर पिल्लई को पढ़ना उनके लिए कुछ अद्भुत अनुभव से थे। लेखन से इतर भी वे विभिन्न सामाजिक राजनीतिक महत्व के मुद्दों से लगातार जुड़ी हुई रही। एक समय में उन्होंने सरकार और उल्फा के बीच मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई थी। हिंदी में जो उनकी कृतियों के अनुवाद हुए, उन अनुवादकों में श्रवण कुमार, दिनेश द्विवेदी आदि के नाम प्रमुख हैं। इस तरह से आज उनकी इस पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद करते हैं और उनकी रचनाएं हमेशा हमारे साथ हैं, हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी और उनमें उठाए विषय जिस साहस के साथ और जिस मौलिकता के साथ आए हैं, वे किसी बड़े रचनाकार की कलम से ही संभव है। आप सभी का काफी समय लिया, धन्यवाद। एक बार पुनः इंदिरा गोस्वामी जी को सादर नमन। यहाँ जो मित्र जुड़े रहे उन सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।